नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल, मेरे साथ है मेरे सहयोगी। मैं हूं आप सभी के साथ राजेश कुमार। न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ, लेकिन एक एक करके आपको दिखाएंगे कि 40 मिनट में किस तरह की दुनिया और देश के अंदर परिस्थितियां बनी हुई हैं। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि इस वक्त आप देखिए ईरान अमेरिका के बीच में एक बार फिर से जल्द ही वार्तालाप शुरू हो सकता है, क्योंकि पहली की बात यहां बेनतीजा निकली थी, लेकिन अब अटकलें ये लगाई जा रही है कि दूसरी वार्तालाप जब शुरू होती है तो इसमें कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल सकता है। बिल्कुल, इस खबर पे हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर, लेबनान में सरकारी हॉस्पिटल पर इजराइल ने बम गिराए। आज कहीं ना कहीं अमेरिका मध्यस्थता कर रहा है लेबनान और इजराइल के बीच, लेकिन उससे पहले जो है लेबनान पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, तो बदले में हिजबुल्लाह ने जो स्ट्राइक की उसमें इजराइल के एक सैनिक की मौत हो गई, 3 घायल हो गए। उसके साथ ही आगे बढ़ जाएंगे और एक और बड़ी खबर आपको दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। देहरादून की जनता को ये बड़ी सौगात आज दी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही थी, एक्सप्रेसवे से काफी निजात मिली। एक और बड़ी अहम खबर जिस पे आज पूरा दिन नजर हमारी रहने वाली है, बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज है। थोड़ी देर बाद जो है सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा वो हम थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे और एक और बड़ी खबर आपको दिखाएंगे कि जहां पर आप देखिए संविधान निर्माता अंबेडकर को 136वीं जयंती पर आज पूरा देश नमन कर रहा है, क्योंकि संविधान में जो बदलाव हुए दलितों को लेकर, महिलाओं को लेकर, आम लोगों के हकों को लेकर, वो सारा श्रेय यहां अंबेडकर को जाता है और आज जयंती मनाई जा रही है। तो चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस वक्त क्या कुछ हालात बने हुए हैं, क्योंकि अमेरिका, ईरान और इजराइल की जंग अब किस और बढ़ गई है वो आपके सामने अपडेट के तौर पर देखिए। ईरान अमेरिका के बीच में जल्द एक बार फिर से वार्तालाप शुरू हो सकती है और इसी हफ्ते वार्ता होने की संभावना जताई जा रही है। और इसके साथ साथ देखिए अमेरिका ईरान में गुरुवार तक दूसरे दौर की वार्ता संभव है, क्योंकि जो इस्लामाबाद के अंदर बैठक हुई थी वो बेनतीजा निकली थी और अब अटकलें ये लगाई जा रही है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच में जो मध्यस्थता करने की कोशिश की है, वार्तालाप को बढ़ाने की कोशिश की है, उस पर सहमति कैसे बनेगी। तो चलिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसी हफ्ते होने जा रही है दूसरी वार्ता। और ये वार्ता कहां पर होगी? क्या इस्लामाबाद में एक बार फिर से ईरान अमेरिका आएंगे? ये वार्ता क्या रूस में मॉस्को में होगी? ये वार्ता क्या अफगानिस्तान में होगी? ये वार्ता क्या भारत में होगी? इसके ऊपर जो है इस वक्त प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। लेकिन गुरुवार को एक बार फिर से अमेरिका ईरान का डेलीगेशन मिल सकता है, लेकिन कहां पर मिलेगा इसको लेकर असमंजस की स्थिति है। लेकिन यस, थोड़ा सा नर्म रुख जो है अमेरिका ने भी दिखाया है, थोड़ा सा ईरान ने भी दिखाया, जिससे लग रहा है कि दोनों देश कहीं शांति की तरफ जो है बढ़ना चाह रहे हैं। दोनों चाहते हैं कि अब और जंग ज्यादा लंबी ना खींची जाए। लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा गुरुवार को होने वाली वार्ता में, और उससे भी ज्यादा डिपेंड करेगा इस बात पर कि वो वार्ता कहां पर होती है, वो कौन सा देश है जहां पर अमेरिका और ईरान का डेलीगेशन जो है आगे मिलेगा। एक बार फिर से अटकलें ये लग रही है कि पाकिस्तान के अंदर ही वार्ता हो सकती है, लेकिन अभी तक शहर नहीं चुना गया है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो तमाम बड़ी शर्तें रखी गई थी, जिसमें अमेरिका ने कहा कि 20 साल तक आपको परमाणु संवर्धन नहीं बनाना है, लेकिन 5 साल की शर्त पर ईरान अटका हुआ है और इसी वजह से वार्तालाप पर आप देखिए सहमति नहीं बन पा रही थी। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल अब यहाँ पर यह बन जाता है कि जेडी वेंस की अध्यक्षता में जो काम करने की कोशिश की गई है, अब प्रतिनिधि मंडल में किन किन को शामिल किया जाएगा, क्योंकि पहले से ही अटकलें ये लग रही थी कि विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई भी शख्स इस पूरी बैठक के अंदर मौजूद नहीं था, तो फिर निष्कर्ष कैसे निकलता। लेकिन उसके साथ ही रशिया की तरफ से भी यहाँ पेशकश कर दी गई है कि उनके परमाणु हथियार को वो अपने पास रख सकता है। ये ऑफर दिया गया है रूस की तरफ से, लेकिन अगर इसे माना जाता है तो क्या अमेरिका इस पर अपनी सहमति जताएगा या नहीं, ये तमाम बड़े सवाल आने वाले समय में हो सकते हैं। लेकिन वार्तालाप को लेकर जो बड़े 10 पॉइंट ईरान की तरफ से रखे गए थे, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये था कि हिजबुल्लाह पर सीजफायर का यहाँ पर जो उल्लंघन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन इससे पहले इस हफ्ते जो वार्तालाप होनी है, संभव ये बताई जा रही है कि किसी न किसी निष्कर्ष पर ये निकलेगी, कहीं ना कहीं पहुंचने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से सहमति बनेगी, जो तमाम शर्तें रखी गई हैं, उस पर बातचीत अगर होती है तो कितने परसेंट पर अमेरिका खड़ा होता है, कितने परसेंट पर ईरान खड़ा होता है, क्योंकि अब यहाँ गिव एंड टेक वाली सिचुएशन बन चुकी है। बिल्कुल गिव एंड टेक की सिचुएशंस बनी हुई है
रूस ने, रशिया ने, पुतिन ने सीधे तौर पे ऑफर दिया है कि जो इनरीच किया हुआ यूरेनियम है ईरान के पास, उस यूरेनियम को जो है वो रूस ले सकता है और उस यूरेनियम से बनाई गई बिजली जो है वो ईरान को दे सकता है। लेकिन क्या ईरान इसके लिए तैयार होगा? क्या अमेरिका इसके लिए तैयार होगा? क्योंकि अमेरिका का कहना है कि 20 साल तक आप यूरेनियम की इनरिचमेंट नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हम 5 साल तक नहीं करेंगे, लेकिन 20 साल अमेरिका का जो उन्होंने शर्त रखी है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये जो दूसरे दौर की बातचीत होगी इस पर नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि यहां पर हो सकता है कि कुछ और ढील जो है वो अमेरिका की तरफ से दी जाए, कुछ और पॉइंट जो हैं वो ईरान की तरफ से दिए जाए। ये बात बड़ी अहम होगी। लेकिन जंग से जुड़े बड़े अहम अपडेट, ट्रंप ने धमकी दी है, डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरानी जहाज अमेरिकी नाकाबंदी के पास आएगा तो तुरंत उसे डुबो दिया जाएगा, सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात आपको ये बताते चले कि लेटेस्ट अपडेट ये है कि चाइना के जहाज ने वहां से क्रॉसिंग कर ली है और भारतीय जो जहाज है उन्हें मदद दी जाएगी। ईरान ने कह दिया है कि भारत के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित निकलने में मदद करेगा और बातचीत इस पर जारी है। लेकिन इस बीच में यहाँ पर आप देखिए किस तरह से बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा, ये भी एक सवाल है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि टोल आपको नहीं वसूलना है और ईरान इस पर अपनी सहमति नहीं दे रहा है। तो तमाम बातों को लेकर सहमति कैसे बनेगी, ये सवाल रहेगा, क्योंकि ट्रंप से बहस से इनकार कर दिया गया है। पॉप लियो ने ट्रंप से बहस से इनकार करते हुए कह दिया कि उनका काम राजनीतिक नहीं बल्कि दुनिया में शांति फैलाना है। और ये भी बताते चले कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो दावा पेश किया गया था कि अलग अलग देशों ने उन्हें अपना समर्थन दे दिया है, तो फिलहाल अभी तक अमेरिका के समर्थन में कोई देश खुलकर सामने नहीं आया है। लेकिन इतना जरूर है कि रशिया को एक बड़ा ऑफर आप देखिए देते हुए देखा गया है, क्योंकि उन्होंने कि जो परमाणु हथियार है वो उसका लुक आफ्टर कर सकता है ईरान का। लेकिन अगर अमेरिका इस पर अपनी सहमति दे देता है, यानी अब आने वाले समय में देखना ये होगा कि अगर रशिया इसकी देखरेख करता है परमाणु हथियार की, तो क्या अमेरिका इस पर सहमति अपनी दे पाएगा और क्या सीज फायर को लेकर आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी या फिर जंग को खत्म किया जाएगा। ये तमाम तरह के बड़े सवाल अब उठ गए। तो इसी बीच जो है ईरान की तरफ से धमकी दी गई है कि अगर हमारे जो पोर्ट्स हैं उनके ऊपर अटैक किया जाता है अमेरिका की तरफ से, तो मिडिल ईस्ट का कोई ऐसा पोर्ट नहीं होगा जो सुरक्षित बचेगा। यानी कि ईरान ने साफ कर दिया है कि जैसे के साथ तैसा, अगर आप शांति चाहते हैं तो हम भी शांति के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर आपने हमारे बंदरगाहों को निशाना बनाया तो हम आपके बंदरगाहों को आगे निशाना बनाएंगे। ये साफ जो है वो ईरान की तरफ से भी कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की तमाम अपडेट्स हैं। आज का दिन बड़ा अहम है क्योंकि आज हिजबुल्लाह, लेबनान और अमेरिका के बीच बातचीत भी होनी है। मार्क रूबियो वहां पे मौजूद रहेंगे। क्या कुछ उस बातचीत में निकल कर आता है उस पर डिपेंड करेगा कि जब ईरान और अमेरिका का डेलीगेशन मिलेगा तो फिर उस बातचीत में क्या होगा। क्योंकि अगर आज की बातचीत सफल होती है, इजराइल लेबनान पे हमले रोक देता है, तो समझिए कि पहला स्टेप जो है वो पार हो जाता है। उसके बाद जो है ईरान और अमेरिका जब मिलेंगे तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक बड़ी सफलता मिल सकती है। भारतीय समय अनुसार की अगर बात करें तो रात 8:30 बजे ये वार्तालाप शुरू होगी। हमारे साथ रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ कर्नल टीपी त्यागी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत कर्नल टीपी त्यागी जी। अब सवाल सबसे पहला यही है कि जिस तरह से अमेरिका ईरान के बीच में कहीं पर भी सहमति नहीं बन रही है, ईरान कह रहा है कि 5 साल के लिए हम रुक सकते हैं, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि आपको 20 साल तक रुकना पड़ेगा, और इस शर्त पर क्या सहमति बन पाएगी? देखिए, ईरान और अमेरिका में सहमति बन गई थी, फ्रेमवर्क तैयार हो गया था। ईरान और अमेरिका के बीच में सहमति बन गई थी, एक दूसरे के साथ जो फ्रेमवर्क था वो तैयार हो गया था। वो केवल 2-4 इंच दूर थे जब उन्होंने कहा अमेरिका ने कि आप 20 साल तक यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेंगे, तो ईरान ने कहा कि 20 साल को घटा के 5 साल कर दीजिए। ये क्या दिखाता है? यानी कि एक दूसरे के साथ इक्वेशंस एस्टेब्लिश थी। बाद में ईरान ने हार्डलाइनर से बात की और वेंस ने शायद नेतन्याहू से बात की, कुछ हुआ, बात बिगड़ गई। लेकिन अब स्थिति यह है कि अब बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस बात के कि दोबारा 9 दिन बाकी हैं सीज फायर खत्म होने में, दोबारा बातचीत हो। कारण क्या है? पहला तो ये कि रशिया ने प्रस्ताव दिया है कि ईरान अपना वो जो 500 किलो के करीब 60% एनरिच्ड यूरेनियम है वो रशिया को दे दे,
और रशिया ने कहा कि मैं उसको मिनिमाइज करके उसको न्यूक्लियर फ्यूल में बदल दूंगा और वो न्यूक्लियर फ्यूल में वापस ईरान को कर दूंगा, जिसे वो पीस टाइम एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। खास तौर से जो बुशर न्यूक्लियर प्लांट है वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अमेरिका कहने लगे कि मुझे मंजूर है नहीं मंजूर है, हु इज अमेरिका? अगर वो अपना यूरेनियम रशिया को देने को तैयार है, रशिया देने को तैयार है, तो उसमें अमेरिका के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अमेरिका भी इतने प्रेशर में है और अमेरिका के भी इतना आर्थिक नुकसान हो चुका है कि वो भी अब आगे लड़ना नहीं चाहते। ईरान का तो भयंकर नुकसान हुआ है, जैसे जैसे उन्हें पता लग रहा है कि जो 25,000 ठिकाने जहाँ पे एक एक टन से ज्यादा बारूद डाला गया, जी। उनकी क्या पर परिस्थिति है, कर्नल टीपी लिहाजा त्यागी वो जी, भी अब वॉल ऑफ आगे स्ट्रीट की लड़ना रिपोर्ट है कि नहीं चाहते। 1000 पाउंड से भी अब ज्यादा का अब परमाणु संयंत्र उन्होंने रख लिया है, और अगर ऐसा सही है, सच है, तो फिर ये तो घातक परिणाम साबित हो सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं, हम मैं हथियार आपको नहीं बना रहे हैं। आपने क्योंकि बीच में बोला तो मैं आपको पॉइंट समझ नहीं पाया, मुझे दोबारा बताइए क्या कहा आपने। वॉल ऑफ स्ट्रीट की रिपोर्ट है कि 1000 पाउंड ईरान की तरफ से जो परमाणु संयंत्र बनाने की कोशिश हो रही थी वो रखा गया है, और अगर ये बात सच है तो ये कितने घातक परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि जहां आपको अमेरिका रोक रहा है कि आपको परमाणु हथियार नहीं बनाना है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आपने ये काम कर लिया है तो फिर परिस्थितियां किस तरफ चली जाएंगी? नहीं, परिस्थितियां निश्चित रूप से फ्लेयर अप होगी, निश्चित रूप से फ्लेयर अप होगी। ये जो आपने बात बताई है, इफ इट इज ट्रू एंड इट इज फाउंड एंड इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड, तो निश्चित बात है कि फिर दिस कैन बिकम एटॉमिक सीन क्रिएट हो जाएगा। ये भी तो आप सच जानिए ना जी कि जी मिडिल ईस्ट के अंदर। जी जी, लेकिन कर्नल टीपी त्यागी आपने कुछ जी, कहा? मैं कर्नल टीपी त्यागी से एक और बड़ा अहम सवाल, जिस वक्त वार्ता होनी है, लेकिन उससे पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी अमेरिका की तरफ से कर दी गई है और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों से कोई जहाज निकल नहीं सकता है। एक तरफ अमेरिका नाकेबंदी कर रहा है ईरान की, दूसरी तरफ बातचीत की भी तैयारी दूसरी बार चल रही है। क्या क्या प्रेशर की टैक्टिक्स चल रही है? ट्रंप कल कह रहे थे कि मैं किसी भी हद तक जाकर ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने दूंगा, दूसरी तरफ मरीन कमांडो की तैनाती सब। अरे मैरीन कमांडो की तैनाती इसलिए है कि अगर कोई जहाज ईरान का या किसी आता है और वो जहाज नहीं मानता है, घुसने की कोशिश करता है, तो ऐसे समय में जो नेवी सील के मैरीन कमांडो हैं उनको उसके ऊपर भेजा जाएगा ताकि बगैर गोली चलाए वो उसे कंट्रोल में कर लें। दिस इज कॉल्ड कंपल्सरी बोर्डिंग। कंपल्सरी बोर्डिंग ये इसलिए कि लड़ाई झगड़ा भी ना हो, गोली भी ना चले, इसलिए मरीन कमांडो वहां पे पर भेजे कर्नल गए। टीपी तो त्यागी, इसमें तो अभी हाल ही की खबर ये भी है कि चाइना के जहाज को वहां से निकलने दिया गया है, उसने क्रॉस किया है, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? दूसरी तरफ ईरान कह रहा है नहीं कि नहीं, भारत के जहाज को भी निकलने देंगे, बातचीत जारी है। चाइना का जहाज को निकलने नहीं दिया गया है, चाइना का जहाज निकल गया है, बिकॉज दैट वाज द इनिशियल स्टेजेस। आफ्टर ऑल ऐसा नहीं है कि जो अमेरिका ने ब्लॉकेड किया है उसमें 15 शिप थे और केवल 15 वारशिप थे। आप इतने बड़े गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी को पूरे को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो एक निकल गया है, दैट वाज इनिशियली। अब नहीं निकलेगा। अब उन्होंने कह दिया है कि कोई शिप हो चाहे कोई हो नहीं निकलेगा। और मैं पूछ रहा हूँ किस लिए की नाकाबंदी? इसीलिए की ना कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाया जाए, इसलिए तो नहीं की कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया जाए। टीपी और त्यागी सर, चाहे अमेरिका अपने बीच में इनमें से टोक रहा हूं। कर्नल टीपी त्यागी सर, मुझे एक चीज समझाइए कि ईरान की तरफ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नाकेबंदी की, वो कह रहा है कि जो खाड़ी के देशों से तेल लेकर आएंगे जहाज उनको मैं नहीं जाने दूंगा। अमेरिका कह रहा है कि जो ईरान से तेल लेकर जाएंगे मैं उनको नहीं जाने दूंगा। तो दुनिया में तो बड़ा तेल और गैस का क्राइसिस आ जाएगा सर। जी, ये दोनों ही चीजें गलत हैं। उन्होंने भी ब्लॉकेट किया हुआ है, ये भी ब्लॉकेट किया है, लेकिन इन्होंने जो अमेरिका ने ब्लॉकेट किया है वो उसे खुलवाने के लिए ब्लॉकेट किया है। और उसने जो ब्लॉकेट किया था वो टोल टैक्स वसूल करने के लिए किया था। अब दोनों की इंटेंशन में फर्क है। टोल टैक्स कैसे वसूल कर सकते हैं भाई? जो नेचुरल वाटर पे है फिर तो हमें जिब्राल्टर स्टेट से भी टोल टैक्स वसूल करना चाहिए, हमें मलक्का स्टेट से भी जी करना चाहिए, बाबल मंडेव से भी करना चाहिए।
अरे ऐसे कम से कम 11 स्टेट हैं या 11 चोक पॉइंट है दुनिया में बड़े और बड़े, कर्नल वो टीपी सब त्यागी, अपना ईरान ने कैलकुलेट तो करने कहा कि लगेंगे। हमारा फुली कंट्रोल है, इसलिए हम जो चाहे कर सकते हैं। और अब अगर हम टोल वसूलते हैं तो हम अपने ईरान में ही उसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? मुआवजे की भी मांग तो अपनी शर्त में रखी है ईरान की तरफ से। आप क्या मजाक समझ रही है? हिंदुस्तान जो है, क्योंकि हिंदुस्तान सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, मैं तो इस चीज में यकीन करता हूँ कि हिंदुस्तान को अपनी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी को वहां भेजना चाहिए। मुझे ये बताइए, आईआरजीसी क्या है? इज इट ईरान? आईआरजीसी में ईरान का है। ये तो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है। फोर्सेस। ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की अगर पुराने टाइम में की गई गतिविधियों को देखा जाए तो ये जिंदे आदमी को मुर्दा लाश में तब्दील कर देते हैं। तो फिर कुछ आईआरजीसी आईआरजीसी और एक आदर। हिजबुल्लाह के अंदर तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ कर्नल टीपी त्यागी। फिर इजराइल जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, तो मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसराइल इसराइल जो कर रहा है उसको ये कहना कि उसने थोड़ा एक्सेस कर दिया जिसमें बच्चे और लेडीज मारे गए, हम जी। उनका तो समर्थन नहीं करते, पर इसराइल जो कर रहा है वो 100% सही कर रहा है। क्या मिडिल ईस्ट के अंदर कोई ऐसी कंट्री है जिसके बहुत सारे आतंकी प्रॉक्सीज हो? ये हिजबुल्ला, हमास, हूती, अलमदर, कतैब ठीक है। हिजबुल्ला, ये क्या है? क्या ये नेशन है? ये जी। नेशन में नेशन बन गए हैं। दूसरे देशों में जाते हैं, वहाँ और एक हमले कर रहे प्रैक्टिकल हैं। ठीक है भी कर्नल टीपी त्यागी सर, हम आपको बीच में रोक रहे हैं, लौटते हैं आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद हम आपके पास लौटते हैं। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए। अमेरिका में आज इजराइल लेबनान की सीजफायर वार्ता, इस पर नजर टिकी हुई है। रात 8:30 बजे इजराइल लेबनान की बैठक होगी। अमेरिका मध्यस्थता यहां पे कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर, जहां बैठक से पहले लेबनान में इजराइल के बड़े हमले अभी भी जारी हैं, यानी कि इजराइल और लेबनान की बैठक आज शाम भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे होने वाली है। रूबियो उसके अंदर शामिल होंगे, लेकिन क्या सहमति बन पाएगी, यही सवाल है। क्योंकि अस्पताल के अंदर एक बार फिर से हमला किया गया है। अस्पताल पर अगर हमला हुआ है तो जाहिर तौर पर आप देखिए कैजुअलिटी भी बढ़ गई, क्योंकि इससे पहले जब मिनाब शहर के अंदर प्राइमरी स्कूल पर अटैक किया गया था अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान में, तो 178 बच्चों की मौत हो गई थी। लेकिन अब लेबनान और इजराइल की जंग किसी और तरफ यहां पर मुड़ती दिख रही है। 8:30 बजे जो बैठक होनी है इसी पर नजर है, लेकिन रूबियो इस बैठक में शामिल होंगे। क्या किसी निष्कर्ष पर निकलेंगे, यानी कि किसी वार्तालाप के बाद किसी स्टैंड पर खड़े होंगे या नहीं? बैठक का दौर शुरू होगा, लेकिन क्या सीजफायर को लेकर सहमति बन पाएगी? क्योंकि बार बार इजराइल की तरफ से कहा गया है कि हिजबुल्लाह के साथ कोई भी सीजफायर नहीं होगा, लेबनान को इस पूरे सीजफायर से बाहर रखा जाएगा। एयर स्ट्राइक में अस्पताल को यहां भारी नुकसान हुआ है, ये बड़ी खबर। लेकिन फिलहाल आपको ये बताते चले कि ईरान इसी बात पर अभी भी अड़ा हुआ है कि सबसे पहले लेबनान और हिजबुल्लाह पर सीजफायर होना चाहिए और आगे की वार्तालाप को शुरू किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से हवाई हमले लगातार जारी हैं, लोगों के हताहत होने की भी खबरें अब बढ़ गई हैं। चलो, दोनों तरफ से हमले जारी हैं, क्योंकि अगर इजराइल ने लेबनान पे हमला किया है हॉस्पिटल में, तो वहां पर कई लोगों की मौत हुई है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने ईरान के ऊपर जो अटैक किया है, वहां पर ईरान के एक जवान की मौत और कई जवान घायल हुए हैं। कर्नल टीपी त्यागी सर के पास वापस हम लौटेंगे। कर्नल टीपी त्यागी सर, बड़ा अहम सवाल, क्योंकि गुरुवार को वार्ता होनी है और आज मार्क रूबियो वहां पे पहुंच रहे हैं और एक सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में। क्या ये पहला कदम है जिससे आगे बढ़कर जो है फिर गुरुवार को अमेरिका और ईरान मिलेंगे? सर देखिए, लेबनान के अंदर 128 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसमें से 15 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिजबुल्लाह के हैं। हिजबुल्लाह ने पहले ही कह दिया है कि जो ये वार्ता हो रही है इसमें लेबनान के प्रतिनिधि हैं और इजराइल के प्रतिनिधि हैं, हमें ये वार्ता का रिजल्ट स्वीकार नहीं होगा। ओके। यानी कि इसमें जन्म से ही विकलांगता है कि इसको अगर हो भी जाता है कोई झूठ तो हिजबुल्ला मानने को तैयार नहीं है। इजराइल अमेरिका के कहने पे ये चला गया वहां पे, लेकिन क्या वो मानने को तैयार होगा? क्योंकि साउथ लेबनान से जो रॉकेट के हमले किए जाते हैं नॉर्थ इजराइल में, जो घनी आबादी वाला एरिया है, वहां वो ईरान की जो मिसाइलें थी वो 15 मिनट में आती थी, ये 15 सेकंड में पहुंच जाते हैं। पर 15 कर्नल टीपी सेकंड में त्यागी, रॉकेट आता है तो वहां अब के, यहाँ पर अरे सवाल सुनिए जो है। मैम, एक आप हाँ, सुनिए, बोलिए सेंटेंस बोलिए। पूरा होने दिया कीजिए। आप सेंटेंस पूरा नहीं होने देंगे तो छोड़ दीजिए। ठीक है। मैं चला जाऊं क्या उठ के? अरे तो नहीं, मैं बोलिए सिर्फ ना। ये सेंटेंस कहना था, मैं तो ये कह रहा था कि भाई जब उनको 12 सेकंड में उनका रॉकेट पहुंच जाता है इसराइल, तो उन्हें इतना भी समय नहीं मिलता कि वो शेल्टर में चले जाएं।
लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं पूरे साउथ लेबनान को एक बफर जोन बनाऊंगा, और यही कारण है। अगर इसके ऊपर समझौता होता है तो इजराइल एक्सेप्ट करेगा, अन्यथा सवाल ही नहीं उठता। पर यस। कर्नल टीपी त्यागी, अब सवाल यहाँ पर यह है कि जब आपको कोई भी वार्तालाप करनी है उसके लिए आपको हमला बंद करना है। जब तक आप हमला नहीं बंद करेंगे तो बातचीत कैसे होगी? और फिर इजराइल ने तो साफ कह दिया है कि हम अगर टेबल टॉक पर आ भी जाते हैं तो भी हमले जारी रखेंगे। तो फिर निष्कर्ष कैसे निकलेगा? आप रिजल्ट पर कैसे पहुंचेंगे? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बिल्कुल हमको निष्कर्ष अभी दिखाई दे रहा है। क्या इजराइल बंद कर देगा? क्या हिजबुल्लाह बंद कर देगा? और अगर मान लीजिए हिजबुल्लाह ने बंद भी कर दिया, या हिजबुल्लाह इस पोजीशन में नहीं है कि वो नहीं कर सकता, क्या हूती बंद कर देगा? क्या अलबदल बंद कर देगा? क्या पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स बंद कर देगा? यानी कि जो ईरान की आईआरजीसी है उसमें बहुत सारे ब्रांचेस है। एक ब्रांच है कुछ ब्रांच। कुछ ब्रांच का काम ही ये है कि दूसरे देशों में जाओ, वहां पे आतंक दो, ट्रेनिंग दो, पैसा दो, और वो फिर तुम्हारी एक्सटेंडेड। पर जिस तरह से जी। तनाव के बीच में लेबनान के कुछ हिस्से पर इजराइल का कब्जा भी हो गया है, और हमने नेताओं की वो वीडियो भी देखी थी जिसमें वो अपने सैनिकों के साथ खड़े भी दिखे। लेकिन अब जिस तरह से हिजबुल्लाह को पीछे खदेड़ने की बात हो रही थी, क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट्स भी और फॉरेन एक्सपर्ट्स भी ये मान रहे थे कि अगर आप हिजबुल्लाह को पीछे खदेड़ते हैं तो 40 किलोमीटर का जो डिस्टेंस आपकी मिसाइल्स कवर करती हैं तो वो कुछ हद तक रुकेंगी, और अगर वो रुकती हैं तो फिर इजराइल रुक सकता है। यही तो बात है। यही तो बात है, ताकि ताकि हिजबुल्लाह के रॉकेट के रेंज में इजराइल का नॉर्दर्न पोर्शन ना आए, इसलिए वो उसको 35-40 किलोमीटर, लिटानी रिवर एक है वहां पे, जी। वहां तक उसको बफर जोन बनाना चाहते हैं। और उसमें काफी हद तक वो जीत भी गए हैं। एक उनका शहर है बिंट जबेल। बिंट जबेल जो है ये साउदर्न लेबनान में है, और ये हिजबुल्लाह का गढ़ है। और हिजबुल्लाह के लोग उसमें फंस गए हैं। चारों तरफ इजराइल के हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। पीका वैली के ऊपर करीब करीब कंट्रोल हो गया है। यानी कि ये शहर पे कंट्रोल होते ही हिजबुल्लाह लिटानी रिवर के पीछे हो ठीक जाएगा। है अब देखते हैं कि ये कि कब क्या तक होता है। लेकिन होता है। टीपी त्यागी सर, एक हाँ। चलिए एक बड़ी खबर आ रही है उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। हॉर्मुज पर बड़ा तनाव, अमेरिका की नाकेबंदी तेज। यूरोपीय देशों ने अमेरिकी रुख से बनाई दूरी। नाकेबंदी के बीच चीनी टैंकर ने हॉर्मुज पार किया। मिडिल ईस्ट में यूएस नेवी के 15 से ज्यादा युद्धपोत तैनात हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां पर आप देखिए किस तरह से हॉर्मुज पर एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की नाकेबंदी को और तेज कर दिया गया है। यूरोपीय देशों ने अमेरिकी रुख से यहां दूरी बना ली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि नाकेबंदी के बीच में चीनी टैंकर ने हॉर्मुज को पार कर दिया है, और मिडल ईस्ट में यूएस नेवी के 15 से ज्यादा युद्धपोत तैनात कर दिए गए हैं। यानी कि एक तरफ अमेरिका बातचीत को लेकर बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो नाकेबंदी है उसमें आप देखिए किस तरह से कार्रवाई को तेज कर दिया गया। लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ा सवाल ये कि चीनी टैंकर को क्रॉसिंग के लिए आप देखिए किस तरह से समय दिया गया है, और अगर चीनी टैंकर वहां से क्रॉस हुआ है तो फिर आप यहां पर समझ सकते हैं कि ईरान की तरफ से किस तरह से रूट जो है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश हो रही है। और इतना ही नहीं, भारत के लिए भी कहा जा रहा है कि बातचीत जारी है और भारत के लिए भी रास्ते को खोल दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो सहमति बनने की बात हो रही है, क्या अमेरिका और ईरान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर सहमति बनेगी या नहीं, ये देखना होगा। बिल्कुल, तो नाकेबंदी इस वक्त अमेरिका की तरफ से कर दी गई है, ईरान की तरफ से नाकेबंदी कर दी गई है। लेकिन कर्नल टीपी त्यागी वीर चक्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कर्नल टीपी त्यागी सर, मैं वापस ईरान के ऊपर आऊंगा। ईरान ने एक बड़ी अनोखी शर्त रखी है। चलिए ये एक मैप आप देख लीजिए। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, फाडो, नतांज, इस्फान, ये वो जगह हैं जहां पर माना जाता है कि पहाड़ों के नीचे जो है ईरान ने अपने इनरीच किए हुए इन यूरेनियम को यहां पर छुपाकर रखा हुआ है। और पूरी कोशिश के बावजूद भी अमेरिका इसे तबाह करने में कामयाब नहीं हो पाया है। यही कारण है कि अमेरिका चाह रहा है कि ये जो यूरेनियम है उसे लिया जाए, ईरान से वापस लिया ये जाए। आपको एक तस्वीर के जरिए समझाने की कोशिश है कि जो ईरान के अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो कहां पर तैनात है। और अभी हाल ही में जो हमला यहां अमेरिका और इजराइल की तरफ से किया गया था वो फोर्डो, नंताज और इस्फहान इलाका था। लेकिन बोनाब और मरियान और साथ ही साथ आप देखिए ये लविसान और अराक इलाका है, ये तमाम वो जगहें आपको दिखाई जा रही है जहां पर परमाणु हथियार को लेकर ईरान काम कर रहा है। तेहरान इलाका है, ब्राह्मण इलाका है,
साथ ही साथ यहाँ पर अब देखिए संगंध है, ये भी है, उसके साथ बॉर्डर इलाका है, लेकिन सिर्फ 3 जगहों पर अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमला किया गया था, जो कि फोर्डो, नंताज और इस्फहान था। और इस्फहान वो इलाका है जहां पर जून 2025 को भी अमेरिका की तरफ से अटैक किया गया था, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि ईरान अपना यहां न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ा सके। और अटकलें जिस तरह से लग रही थी, और वॉल स्ट्रीट ने भी वही डिटेल सामने रख दी कि ईरान ने 1000 पाउंड का जो बम बनाने की कवायद तेज की थी, उस पर आप देखिए किस तरह से वॉल स्ट्रीट ने रिपोर्ट में जानकारी दी है, अपनी जानकारी साझा की है। लेकिन कर्नल टीपी त्यागी, जिस तरह से 3 जगहों पर पूरी तरह से निशानदेही की गई है, अमेरिका और इजराइल का टारगेट वहीं पर है, लेकिन अब ईरान ये कहता है कि हम भाई 5 सालों के लिए रुक सकते हैं, 20 सालों के लिए नहीं रुकेंगे। और ये शर्त क्या मानी जाएगी, इस पर सहमति बन पाएगी? क्योंकि ईरान चाहता है कि 20 साल, अमेरिका चाहता है 20 साल, और 5 साल ईरान चाहता है। तो सहमति कैसे बन पाएगी, कैसे आप बातचीत को आगे बढ़ा पाएंगे? अरे यही तो मिलने का ढंग होता है। हो सकता है कि बीच में 10 साल पे एग्री हो जाए। इसीलिए तो रशिया ने कहा कि आप बजाय इसके मुझे दे दो। ये तो इस बात का सबूत है, ये फ्रिक्शन का नहीं, ये तो साथ में मिलने का सबूत है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि नहीं जी मैं तो करूंगा ही नहीं, मैं तो पाबंदी लगाऊंगा ही नहीं। सिर्फ इतना कहा कि तुम 20 साल कह रहे हो, मैं 5 साल कह रहा हूँ। खैर एक सेकंड, आपने राजेश जी मुझे 20 चक्कर कहा, तो मैं आपको बताता हूँ आज 14 अप्रैल है। असलियत में हिंदुस्तान की आजादी आज से शुरू हुई थी। मणिपुर के मोइरंग में आज के दिन पहली बार अखंड भारत का तिरंगा झंडा वहां पे लहराया गया था आजादी फौज के द्वारा। खैर अब मैं आता हूँ वापस अपने पॉइंट के ऊपर। मेरा पॉइंट ये है कि ईरान और अमेरिका के बीच में अभी समझौता बहुत ज्यादा संभव है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि शायद इस बार इस्लामाबाद के बजाय जेनेवा में दोबारा से बातचीत हो, क्योंकि जो बैक रोड डिस्कशंस हैं वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। आज से नहीं, पिछले काफी समय से आगे बढ़ रहे हैं। दोनों देश ये चाहते हैं कि हाँ हम समझौता कर ले। और जहां तक नेटो की बात है कि नेटो इसमें भाग नहीं लेगा, ना ले नेटो तो कागजी शेर है, डरपोक है। आप सोच के देखिए नेटो की आबादी कितनी है मालूम? 65 करोड़, और रशिया की कितनी है? 15 करोड़। ये 65 करोड़ लोग 15 करोड़ के रशिया से डरे हुए घर में बैठे रहते हैं और मदद मांगने जाते हैं 35 करोड़ के अमेरिका से। चलिए एक सवाल और कर्नल टीपी त्यागी सर, जिस पर मुझे लग रहा है कि मैं आपकी राय लूं। दरअसल ईरान की तरफ से 5 देशों से हर्जाने की मांग की गई है कि आप हमें हर्जाना दीजिए, यूएई से, सऊदी से, बहरीन से, जॉर्डन से, कि आपकी जमीन का इस्तेमाल किया गया, अप्रोक्स तौर पर आप हमलों में शामिल थे, हमारा जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना आप हमें दीजिए। कैसे ईरान की इस मांग को देख रहे हैं, और इससे क्या टेंशन या गैप जो है ईरान और खाड़ी के देशों में और बढ़ेगा सर? बिल्कुल बढ़ेगा जी, बढ़ेगा। मुझे आप ये बताइए कि बहरीन हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, यूएई हो, जॉर्डन हो, ये 500 वो कंट्रीज है जिसमें ईरान ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। कतर का तो एलएनजी प्लांट था वो खत्म कर दिया। जो सऊदी अरेबिया का आर्मको जो वो सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी है वो खत्म कर दिया। कुवैत में तो बारंबार अटैक किए। यूएई के अंदर तो अब तक अटैक जारी है, उनके होटलों पे, उनके टीपी त्यागी जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो इस वक्त बातचीत को लेकर सहमति बनती नहीं दिख रही है, लेकिन अब हालात और किस तरह के रहेंगे ये देखना होगा, क्योंकि परिस्थितियां अब संभलती भी दिख रही हैं और नहीं संभलती भी दिख रही। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से दिखा देते हैं, जहां पर आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की जनता को आज एक बड़ी सौगात देंगे। उत्तराखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, और साथ ही साथ बताते चले कि थोड़ी ही देर में जनता को बड़ी सौगात दी जाएगी, क्योंकि देहरादून में एक्सप्रेस वे को लेकर एक बड़ी सौगात के तौर पर सामने रखा जाएगा। दून दिल्ली एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया जाएगा, और दून से दिल्ली तक 2.5 घंटे में पूरा अब ये सफर होगा। यानी कि देहरादून की जनता को अगर दिल्ली तक पहुंचना है तो जहां आप लंबी दूरी तय करते थे, अब महज 2.5 घंटे में ये दूरी आप तय करेंगे। तो ये अहम दौरा प्रधानमंत्री मोदी का, और थोड़ी देर बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है बड़ी सौगात उत्तराखंड को और दिल्ली के लोगों को देने वाले हैं, क्योंकि उत्तराखंड की बहुत सी आबादी जो है वो इस वक्त दिल्ली एनसीआर में रहती है। उनके लिए अपने
प्रदेश जाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी उत्तराखंड या कहें देहरादून जाने में कम से कम आपको 5 घंटे लगते थे, लेकिन इस एक्सप्रेस वे बनने के बाद जो है आप 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी बड़ी सौगात उत्तराखंड के लोगों के लिए देने वाले हैं। आज 14 अप्रैल का दिन है, बैसाखी का दिन है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर आप देखिए देहरादून की जनता को ये बड़ी सौगात होगी। और अटकलें ये भी लग रही थी कि प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचेंगे तो एक बड़ी सौगात और भी हो सकती है। कई परियोजनाएं, योजनाओं की शुरुआत की जा सकती है, लेकिन फिलहाल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, जिसमें आवाजाही जो है वो सुगम हो जाएगी। और आपको काफी तरीके से आप देखिए आवाजाही को लेकर जो सफर तय करना पड़ रहा था वो अब कम समय में आप कर सकते हैं। यानी कि विकसित भारत को लेकर जो लक्ष्य एक रखा गया है सरकार की तरफ से, विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लेकर सरकार जो चल रही है, उस पर एक एक कदम को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई। क्योंकि कल आपने देखा कि नारी शक्ति बंधन को लेकर काम हुआ, लेकिन दून दिल्ली एक्सप्रेसवे जो कि 210 किलोमीटर लंबा है और इसकी सौगात यहां देहरादून की जनता को दी गई है। तो उत्तराखंड के अंदर जब ये 210 किलोमीटर का सफर आप तय करते हैं, जिसमें 11,963 करोड़ रुपए की लागत आई है, और ये सीधा सीधा उत्तराखंड की जनता के लिए एक बड़ा विकास है, लाभ है। 2.5 घंटे में ये सफर यहाँ पर पूरा होगा। 100 से ज्यादा अंडरपास इसमें बनाए गए हैं। और अब आप देखिए जिस तरह से कई फ्लाईओवर इसके अंदर है, यानी कि रोड का जो एक जाल बिछा दिया गया है उत्तराखंड के अंदर। पहाड़ी इलाका है, पर्यटन के लिए भी माना जाता है, क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन अगर फ्लाईओवर है, अंडरपास बनाए गए हैं, तो सीधा सीधा लाभ आम जनता को। तो कई फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं, रेलवे ओवरब्रिज हैं, लंबा वक्त लगता था, 5 घंटे अमूमन लग जाते थे दिल्ली से देहरादून पहुंचने में, लेकिन आज जो प्रधानमंत्री मोदी सौगात देने वाले हैं, इसके तहत जो है आप 2.5 घंटे के अंदर दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे। सहारनपुर दून से ये रास्ता जुड़ेगा, 210 किलोमीटर ये लंबा होगा और 11,933 करोड़ के आसपास जो है इसकी पूरी लागत है। 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून आप पहुंचेंगे। कल्पना करिए कि कितना सुगम ये रास्ता आपके लिए होने वाला है। जहां 5 - 5.5 घंटे लगते थे, 2.5 घंटे में महज आप अब दिल्ली से देहरादून। थोड़ी देर में सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। कल आपने देखा महिलाओं के लिए सौगात, लेकिन आज उत्तराखंड की जनता के लिए सौगात है। और जाहिर तौर पर देखिए सरकार जिस तरह से एक एक कदम को आगे बढ़ा रही है, जहां पर सहारनपुर दून को लेकर भी अपडेट, 210 किलोमीटर का यह लंबा सफर है, लेकिन उस बीच में उत्तराखंड की जनता की ये पुरानी मांग रही है, क्योंकि एक लंबा सफर आपको दिल्ली तक तय करना होता था, लेकिन अब जब एक्सप्रेसवे बन गया है तो जाहिर तौर पर इसका फायदा युवाओं को होगा और उन लोगों को होगा जो व्यापार को लेकर दिल्ली पहुंचते हैं, उद्यमियों को भी होगा। तो जाहिर तौर पर पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। और साथ ही बताते चले एक और बड़ी खबर बिहार से, जहां पर पटना में हलचल अब तेज हो गई है, क्योंकि वहां पर नीतीश कुमार का आज इस्तीफा होना है। 3 बजे आप देखिए नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। नीतीश अपने आवास पहुंच चुके हैं, थोड़ी ही देर में इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। और अटकलें ये लग रही थी कि दोपहर 2 से 3 बजे का समय रखा जा सकता है, लेकिन फिलहाल अब थोड़ी ही देर के बाद इस्तीफा देने की बात हो रही है। नई सरकार का गठन होगा। और उससे भी बड़ी बात आपको ये बताते चले कि यहाँ सम्राट चौधरी सीएम की रेस में सबसे आगे दौड़ रहे हैं। नीतीश आवास में अब नेता पहुंच चुके हैं, बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और बिहार के अंदर अब परिस्थितियां बदल जाएंगी, क्योंकि जहां 25 से 30 का नारा जेडीयू की तरफ से, एनडीए की तरफ से दिया गया था, लेकिन क्या अब ये पूरी कैबिनेट के अंदर बदलाव होगा या सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के चेहरे को बदला जाएगा? और उसके साथ ही संकेत ये भी है कि जो एक रोड मैप तैयार किया गया था उसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, सिर्फ यहाँ पर सीएम के चेहरे को बदला जाएगा। तो थोड़ी देर में नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और ये बड़ी खबर है, नई सरकार की गठन की तैयारियां बिहार में तेज कर दी गई हैं। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है बिहार की जनता में कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या सम्राट चौधरी होंगे? क्या बीजेपी एक बार फिर से सरप्राइज करेगी या कोई और? नीतीश आवास में बड़े नेताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, लेकिन अटकलें बहुत तेज हैं, इसी बीच सहारनपुर में पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, एक्सप्रेस वे के उद्घाटन से पहले पीएम का मेगा रोड शो। सहारनपुर में पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं, मेगा रोड शो प्रधानमंत्री मोदी का। दिल्ली सहारनपुर, दिल्ली देहरादून, ये जो हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेस वे बन रहा है, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे उसका। और उससे पहले सहारनपुर में प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो, सहारनपुर से सीधी और लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये साफ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर उत्साह देखिए, क्योंकि उत्तराखंड की जनता आज पूरी तरह से उत्साहित है, क्योंकि 210 किलोमीटर का जो लंबा सफर था वो कहीं ना कहीं आप देखिए एक लाभ बनकर, विकास बनकर उत्तराखंड की जनता के सामने आ गया है। और इस हुजूम से, इस बड़ी तादाद के अंदर
जो लोग मौजूद हैं, यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड की जनता के अंदर आज कितना उत्साह है। झंडे लेकर लोग वहां पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो वहां पर चल रहा है। उद्घाटन से पहले ही प्रधानमंत्री का ये मेगा रोड शो वहां पर हो रहा है और साथ ही बताते चले कि 11,000 करोड़ से भी ज्यादा की लागत के साथ ही एक्सप्रेसवे बनाया गया है, जिसमें अंडरपास रखे गए हैं, ओवर ब्रिजेस बनाए गए हैं और इस पूरे सफर को यहां पर आप देखिए कम किया गया है, यानी कि शॉर्ट कर दिया गया है कि जहां आपको 4 घंटे लगते थे वहां अब आपका 2.5 घंटे का समय होगा। यानी कि सहारनपुर में पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं और भारी तादाद से आप ये समझ सकते हैं कि उत्तराखंड की जनता के अंदर उत्साह कितना है, खुशी कितनी है, क्योंकि वो चाहती है कि प्रधानमंत्री का संबोधन भी हो और एक और बड़ी सौगात उन्हें दी जाए, क्योंकि यहाँ योजनाएं परियोजनाओं को आगे चलाने की बात हो रही थी। पुष्कर सिंह धामी ने जब अपना कार्यकाल का 1 साल पूरा किया, उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने तमाम उपलब्धियां वहां पर गिना दी, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य था जिसके अंदर यूसीसी सबसे पहले लागू हुआ था और पहला राज्य उत्तराखंड बना था। लेकिन आज जिस तरह से उत्तराखंड विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेगा रोड शो वहां पर कर रहे हैं, जिसमें भारी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। झंडे लेकर आप देखिए वहां पर पहुंचे हैं, भारत माता की जय के नारे वहां पर गूंज रहे हैं। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री को आप देखिए किस तरह से निहारने के लिए भी लोग कई बार रोड शो में पहुंचते हैं और उसके बाद जब सौगात आप वहां पर देते हैं तो वो अब सोने पर सुहागा हो जाता है। तो जाहिर तौर पर भारी तादाद में जनता पहुंची है और अब उत्तराखंड की जनता को जब संबोधित किया जाता है और तमाम बड़ी सौगातें कौन सी होंगी ये देखना होगा, क्योंकि रोड शो के बाद पीएम मोदी एक्सप्रेसवे पर भी आप देखिए पहुंचेंगे, वहां पर उद्घाटन होगा और सीधा सीधा जनता को इसकी सौगात दी जाएगी। तो बिल्कुल ये सहारनपुर में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो है, क्योंकि ये जो रोड है वो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में एंट्री करेगा, तो इसका लाभ जो है उत्तर प्रदेश के लोगों को, खासकर जो सहारनपुर में लोग रहते हैं, जो बागपत में लोग रहते हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि यहाँ से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर लगता है, कई लोगों का आना जाना हर दिन होता है। और अब उत्तराखंड में जो लोग रहते हैं, उन्हें अगर किसी काम से दिल्ली आना होता है तो पूरा दिन उनका लग जाता था, लेकिन इस एक्सप्रेस वे के बाद जो है आप 2.5 घंटे में, यानी कि 8 बजे चलेंगे तो 10:30-11 बजे आप दिल्ली में होंगे। तो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी ये बड़ी सौगात है, उत्तराखंड के लोगों के लिए भी बड़ी सौगात है। और प्रधानमंत्री मोदी को आज हम देख रहे हैं, तमाम चाहने वाले और तमाम जो समर्थक हैं वो वहां पर पहुंचे हैं और अभिवादन प्रधानमंत्री मोदी का कर रहे हैं। लेकिन ये साफ तस्वीरें आपके सामने, जहां पर प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है और उत्तराखंड की जनता को ये एक बड़ी सौगात है। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताते चले कि उत्तराखंड के अंदर पर्यटन एक रीढ़ की हड्डी है, जिसमें आप देखिए अर्थव्यवस्था उत्तराखंड की पर्यटन पर निर्भर करती है। तो जाहिर तौर पर जब आप पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, आप रेलवे ब्रिजेस को सुधारते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारते हैं, क्योंकि किसी भी देश या राज्य के अंदर जब आपको अर्थव्यवस्था को सुधारना है तो सबसे पहले कनेक्टिविटी होना जरूरी है। और जब कनेक्टिविटी को आप बनाते हैं तो जाहिर तौर पर वो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। वैसे भी आप देखिए भारत जो है वो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी इस वक्त है और तीसरे पायदान पर जाने की कवायद को तेज किया गया है। लेकिन उत्तराखंड के अंदर भी पर्यटन यहाँ पर जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, इसी तरह से अगर सरकार काम करती है तो जाहिर तौर पर उत्तराखंड एक सशक्त राज्य बनेगा, जिसमें पुष्कर सिंह धामी ने दावा पेश किया है कि आने वाले समय में जनता को वो तमाम दावे और वादे पूरे कर दिखाए जाएंगे जो सरकार में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। लेकिन अब रोड शो यहाँ पर हो रहा है, मेगा रोड शो हो रहा है, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है। तो जाहिर तौर पर आप देखिए किस तरह की परिस्थितियां अब उत्तराखंड के अंदर बन रही हैं, क्योंकि विकास की राह को जब आप आगे बढ़ाते हैं तो सशक्त राज्य बनता है और सशक्त जब राज्य बनता है तो रोजगार के साधन खुलते हैं। क्योंकि 2.5 घंटे में अगर आप दिल्ली पहुंचते हैं तो जाहिर तौर पर जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो राज्य से बाहर जाकर काम करना चाहते हैं और शाम को वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो यहाँ आप देखिए सौगात के तौर पर उनके लिए ये रास्ता बन सकता है। यानी कि रोजगार को ध्यान में रखते हुए भी काम हो रहा है और उसके साथ पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा, क्योंकि जब बाहर से पर्यटक यहाँ पर पहुंचेंगे, रोड कनेक्टिविटी होने की वजह से पर्यटन में बढ़ावा होगा। और आपने ये भी देखा था कि विधानसभा की जब वहां पर संसद के अंदर आप देखिए बातचीत चल रही थी, अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने जब बैठक की, वर्चुअली तौर पर जब बैठकें हो रही थी, और उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो भी परिस्थितियां बनी हुई है, लेकिन किसी भी राज्य के अंदर परेशानी नहीं होनी चाहिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए हर एक मुख्यमंत्री ने काम किया है, जिसकी सौगात आज आप उत्तराखंड के अंदर देख सकते हैं। क्योंकि एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है, मेगा रोड शो भी चल रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां पर आप देखिए बढ़ते हुए तनाव के बीच में रूस का बड़ा कदम किस तरह से सामने आया। ईरान से अब कर्मियों की मांग जिस तरह से हो गई है, यानी कि रेस्तम से, बुशर प्लांट से 108 कर्मचारियों को जिस तरह से आप देखिए तैनाती को लेकर बात, लेकिन पावर प्लांट पर अब सिर्फ 20 विशेषज्ञों को ही हवाई हमलों और सुरक्षा खतरों के चलते फैसला लिया गया है। तो ये बड़ी खबर है, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त टेंशन बढ़ रही है, अमेरिका लगातार ईरान की और घेराबंदी कर रहा है, इस बीच जो है
बुशहर से अमेरिका ने रूस ने अपने 108 साइंटिस्ट जो कि न्यूक्लियर प्लांट में काम कर रहे थे उनको निकालने का फैसला किया है। क्या रूस कुछ सुबहाट देख रहा है कि कुछ बड़ा हो सकता है? इस वक्त ईरान के अंदर अमेरिका कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसको लेकर रूस इस वक्त चिंतित है। यही कारण है कि रूस ने अपने जो साइंटिस्ट हैं जो बुशहर न्यूक्लियर प्लांट में काम कर रहे थे उनको वापस बुलाया है, क्योंकि ट्रंप की हमें वो धमकियां याद रखनी होगी जहां पे ट्रंप ने कहा था कि मैं पाषाण युग में ईरान को पहुंचा दूंगा। और कल ही ट्रंप की यह धमकी आती है कि मैं किसी भी हालत में ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने दूंगा। और उसके ठीक 24 घंटों के अंदर रूस का अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को वापस बुलाना, क्या कोई इंडिकेशन ऐसा मिल रहा है कि अमेरिका वो कर सकता है जो अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी में किया था? इसकी चिंता पूरी दुनिया को सता रही है। लेकिन हाल ही की खबर यह भी है कि रशिया की तरफ से पेशकश की गई है कि ईरान की परमाणु हथियार को वो अपने पास रख सकते हैं, उसको आप देखिए किस तरह से अपनी सुरक्षा दे सकते हैं। लेकिन क्या अमेरिका इस पर अपनी सहमति जता पाएगा, ये देखना होगा, क्योंकि ईरान के लिए अमेरिका चाहता है कि वो परमाणु हथियार ना बनाए। लेकिन बढ़ते हुए तनाव के बीच में ईरान से कर्मियों को हटा दिया गया है रशिया की तरफ से। और अब यहाँ पर आप देखिए परमाणु संयंत्र की जो सुरक्षा है उसको लेकर वैश्विक चिंता बढ़ गई है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपके हथियार को हम अपनी सुरक्षा में ले सकते हैं, एक बड़ा ऑफर रशिया की तरफ से दिया गया। लेकिन अब अगर आप अपने सैनिकों को हटा देते हैं तो फिर परिस्थिति आप देखिए बदल रही है, क्योंकि अमेरिका की क्या दबाव में आकर रशिया ने इस तरह से कदम उठाया है, या फिर जिस तरह से ऑफर दिया है उस पर अमेरिका की तरफ से सहमति जताई गई है या नहीं? तो ये बड़ी खबर है और देखना होगा कि क्या इसके पीछे के कारण हो सकते हैं, क्योंकि अगर रूस ने इतना बड़ा फैसला लिया कि वो 108 अपने साइंटिस्टों को बाहर निकाल रहा है तो कुछ ना कुछ रूस को भनक लगी है कि अमेरिका करने जा रहा है। क्योंकि हम कह रहे हैं कि एक तरफ तो अमेरिका कह रहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी मौजूदगी को और टाइट कर रहा है, ईरान पर और ग्रिप को कसा जा रहा है। चाहे अमेरिका के वॉरशिप की वहां पे तैनाती हो, मरीन कमांडो की तैनाती हो, मिडिल ईस्ट में अमेरिकन आर्मी का पहुंचना हो, या फिर पाकिस्तान की एयरफोर्स का सऊदी में तैनात होना हो, ये इशारे हैं कि कुछ ना कुछ ईरान के साथ अगर बातचीत फिर फेल होती है तो बड़ा होने वाला है। देखिए जिनेवा के अंदर ये बातचीत होने की बात हो रही है, अटकलें लग रही है कि जिनेवा के अंदर बातचीत होगी, लेकिन क्या अमेरिका की तरफ से जो प्रतिनिधि मंडल इस बार भेजा जाएगा वो रिपीट किया जाएगा, या फिर विदेश मंत्रालय की तरफ से भी उस प्रतिनिधि मंडल के अंदर शख्स को शामिल किया जाएगा? क्योंकि जो ईरान की तरफ से प्रतिनिधि मंडल 3 लोगों का पहुंचा था, जिसमें आपने देखा कि अरागची और उप विदेश मंत्री और साथ ही साथ संसद के स्पीकर पहुंचे थे। लेकिन जिस तरह से अमेरिका की तरफ से यहाँ पर प्रतिनिधि मंडल बनाया गया था, वहां पर सीधे तौर पर ये जानकारों की तरफ से कहा जा रहा था कि विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई शख्स उसके अंदर मौजूद होना चाहिए था, उसके बाद ही सहमति बन सकती। लेकिन एक बड़ी खबर आशा और आ रही है, वो भी हमें दर्शकों तक पहुंचानी होगी कि जो अमेरिका ने नाकेबंदी की है उसको लेकर जो है सऊदी ने बड़ा बयान दिया है और अमेरिका से रिक्वेस्ट किया है कि आप अपनी नाकेबंदी को हटा लीजिए। अगर आप यहां पे नाकेबंदी करेंगे, घेराबंदी करेंगे तो इसके व्यापक असर जो है खाड़ी के देशों पर होंगे। हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका की इस नाकेबंदी के बाद से तेल की कीमतें, गैस की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। लेकिन फिलहाल तेल की कीमतें आप देखिए जिस तरह से आसमान छू रही है, अब आर्थिक तौर पर संकट क्या है, क्योंकि जिस तरह से तेल की कीमतों को लेकर ही यहां पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि ईरान की भी एक स्ट्रैटेजी है कि आर्थिक तौर पर अगर आप दबाव बनाते हैं तो अमेरिका घुटनों पर आएगा, जो कि पहले हुआ भी। लेकिन अब यहां पर जो आर्थिक संकट गहरा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से, क्योंकि करीब 20% तेल जो है वो इसी रास्ते से होता है, निर्यात होता है, आयात होता है। लेकिन अब जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है, क्या बातचीत से на станции Бушер 108 человек сейчас двигаются в сторону Исфахана, идет все по плану. На станции осталось 20 человек. Это руководитель филиала нашего, его замы, представитель блока безопасности и инженерно-технические сотрудники, отвечающие за сохранность оборудования. Ротацию на станции Бушер. रात 8:30 बजे पर टिकी हुई है कि लेबनान और इजराइल की भी बैठक होनी है, और उसके साथ साथ ईरान और अमेरिका के बीच में किस तरह की वार्तालाप होती है और कहां पर आकर सहमति बन पाती है। चलिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।